हम सबके साथ कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है। हाथ में एक चेक आता है, हम उसे बैंक में जमा करते हैं और बस मानकर चलते हैं कि पैसा अकाउंट में आ ही जाएगा। बिल्कुल सीधी सादी प्रक्रिया लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो असली सिरदर्द तो तब शुरू होता है। और सबसे बड़ा सवाल, केस कहाँ फाइल करें? एग्जैक्टली उस शहर में जहाँ चेक मिला, या वहाँ जहाँ उसे जमा किया, या फिर वहाँ जहाँ आपका असली बैंक अकाउंट है। ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और इसी उलझन को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने, मुझे लगता है, हमेशा के लिए सुलझा दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कानूनी बारीकी है जिसका असर देश में होने वाले लाखों करोड़ों के लेन देन पर पड़ता है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स HEG लिमिटेड मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। यह फैसला खास तौर पर अकाउंट पेई चेक के बाउंस होने से जुड़े मामलों के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि इस फैसले ने कानून को इतना साफ कैसे कर दिया, ये पहले के फैसलों से इतना अलग क्यों है, और एक आम व्यापारी या व्यक्ति के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फैसले का निचोड़ क्या है? कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में क्या कहा है? देखिए, कोर्ट ने एक लाइन में सारी बहस खत्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट पेई चेक बाउंस होने पर क्रिमिनल केस सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट में दायर हो सकता है, अच्छा, जिसके जुरिस्डिक्शन में पेई यानी जिसे पैसा मिलना है उसके बैंक की होम ब्रांच आती हो। होम ब्रांच मतलब वो खास ब्रांच जहां उसका खाता है। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने चेक कलेक्शन के लिए किसी दूसरी ब्रांच में क्यों ना डाला हो, कानून की नजर में जगह एक ही होगी, होम ब्रांच। अकाउंट पे चेक, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसे थोड़ा और साफ कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जरूर। अकाउंट पे चेक के ऊपर कोने में दो तिरछी लाइनें होती हैं। हाँ हाँ, देखिए हैं, जिनके बीच AC पे ही लिखा होता है। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। इसका मतलब है कि इस चेक का पैसा कैश काउंटर पर किसी को नहीं मिल सकता। ये पैसा सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम लिखा है। हाँ, उसी इंसान या कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होगा। इससे लेन देन का एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब ये नियम पत्थर की लकीर है कि केस सिर्फ होम ब्रांच वाली कोर्ट में होगा। लेकिन कोर्ट ये नियम हवा में तो नहीं बना सकता, जरूर किसी कानून की किताब में ये बात लिखी होगी। हाँ, और यही इस फैसले की नींव है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 142 2A की व्याख्या पर आधारित है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इस धारा को 2015 में एक संशोधन करके जोड़ा ही इसलिए गया था ताकि जुरिस्डिक्शन को लेकर जो सालों से कंफ्यूजन चल रहा था उसे खत्म किया जा सके। तो ऐसा क्या जादू है इस धारा में जिसने सब कुछ इतना साफ कर दिया? यहाँ कानून एक बहुत, यूं कहिए, चालाक तरकीब अपनाता है जिसे डीमिंग फिक्शन या कानूनी कल्पना कहते हैं। कानूनी कल्पना? हाँ, ये एक तरह की कानूनी मान लीजिए वाली बात है। धारा 142(2)(a) के साथ एक स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन जुड़ा है। वो कहता है, हमें पता है कि आपने चेक दिल्ली की ब्रांच में जमा किया है, लेकिन हम कागजों पर और कानून की नजर में यही मानेंगे कि वो आपकी मुंबई वाली होम ब्रांच में ही जमा हुआ है। एक मिनट, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब असलियत को नजरअंदाज करके एक नियम बना दिया ताकि कोई लूप होल ही ना बचे। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो क्लेवर फिक्स है जिससे एक बहुत बड़ी समस्या की जड़ ही काट दी गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये दोपहर के सूरज की तरह साफ है कि जुरिस्डिक्शन सिर्फ होम ब्रांच का होगा। इस डीमिंग फिक्शन का मकसद ही यही था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अदालत ना चुन सके। लेकिन ये नियम कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं लगता? मतलब पेई को इतनी भी आजादी नहीं कि वो अपनी सुविधा से कहीं केस कर सके। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सरकार को इतना सख्त कानून बनाना पड़ा? नौबत बहुत गंभीर थी और वजह थी फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग? हाँ, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें केस करने वाला जानबूझकर ऐसी अदालत चुनता है जो उसके लिए तो सुविधाजनक हो, लेकिन दूसरे पक्ष यानी जिस पर केस किया गया है उसके लिए मुसीबत बन जाए। बिल्कुल। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे ये असल में कैसे काम करता है? मान लीजिए चेक देने वाला दिल्ली में रहता है और आपका बिजनेस मुंबई में है जहां आपकी होम ब्रांच है। ठीक है। लेकिन आपके बैंक की एक ब्रांच गुवाहाटी में भी है। अब अगर आपको दिल्ली वाले को परेशान करना है तो आप जानबूझकर चेक गुवाहाटी की ब्रांच में जमा करेंगे और वहीं केस फाइल कर देंगे। ओहो। अब सोचिए, दिल्ली में बैठे उस आदमी को हर तारीख पर हजारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाना पड़ेगा। ये तो सरासर कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ाना हुआ। समझ गए।
ये तो कानून को हथियार बनाकर किसी को परेशान करने जैसा है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि विधायिका का इरादा इस तरह के दुरुपयोग को जारी रखने का नहीं हो सकता था। अच्छा। 2015 का संशोधन इसी फोरम शॉपिंग को रोकने के लिए लाया गया था। इसका मकसद था कि जुरिस्डिक्शन को एक जगह पर फिक्स कर दिया जाए ताकि खेल बराबरी का हो, किसी एक पक्ष की मनमानी न चले। ओके, तो आज की तारीख में ये नियम एकदम साफ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। क्या पहले भी ऐसा ही था या ये किसी बड़े कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए किया गया है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कहानी बिल्कुल सीधी नहीं है। भ्रम था, और वो भी हाल तक। सिर्फ 1 साल पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की ही? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड मामले में एक बिल्कुल अलग फैसला दिया था। अच्छा, उस फैसले में क्या कहा गया था? उस फैसले में कहा गया था कि पेई अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जहां उसने चेक जमा किया है वहां की कोर्ट में केस कर सकता है। अरे! यानी हमारे पिछले उदाहरण के हिसाब से मुंबई वाला पेई दिल्ली की ब्रांच में चेक जमा करके दिल्ली में भी केस कर सकता था। ये फैसला आज के जय बालाजी वाले फैसले से 180 डिग्री उल्टा था। तो फिर एक ही विषय पर सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग-अलग फैसले कैसे हो सकते हैं? इस नए फैसले ने उस पुराने फैसले का क्या किया? इस नए फैसले ने योगेश उपाध्याय वाले फैसले को पर इनक्यूरियम घोषित कर दिया। पर इनक्यूरियम, ये तो सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहा है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे आप ऐसे समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहने का तरीका है कि हमारी ही पिछली बेंच से कानून के एक बहुत जरूरी हिस्से को देखने में चूक हो गई थी, इसलिए हम उस फैसले को सही नहीं मान सकते। ओहो! ये एक तरह से अपने ही पुराने फैसले पर एक रेड फ्लैग लगाना है, ये कहते हुए कि वो फैसला सही कानून पर आधारित नहीं था। और वो जरूरी हिस्सा क्या था जो पिछली बार देखने से रह गया? वही डीमिंग फिक्शन वाला स्पष्टीकरण। अच्छा, वही एक्सप्लेनेशन। हाँ, जय बालाजी मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि योगेश उपाध्याय का फैसला देते समय धारा 142(2) के उस एक्सप्लेनेशन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और उसी एक चूक की वजह से एक गलत नियम बन गया था। इस नए फैसले ने बस उसी गलती को सुधारा है। इस पूरे बहस में डिलीवरी और प्रेजेंटमेंट जैसे शब्द भी आए हैं। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई ऐसा फर्क है जो इस केस के लिए जरूरी है? बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसे एक चिट्ठी की तरह समझिए। ठीक है। डिलीवरी वो है जब आप पेई के तौर पर चेक लेकर अपने बैंक के पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। केस कहाँ होगा ये सिर्फ इसी बात से तय होता है कि वो पोस्ट बॉक्स कहाँ है। और प्रेजेंटमेंट वो है जब आपका बैंक यानी पोस्ट ऑफिस उस चेक को लेकर चेक देने वाले के बैंक के पास पैसा मांगने जाता है। अच्छा। कोर्ट को इस बात से मतलब नहीं है कि आपका बैंक पैसा मांगने कहाँ गया, यानी प्रेजेंटेशन कहाँ हुआ। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने चेक किस पोस्ट बॉक्स यानी अपनी होम ब्रांच में डाला था। डिलीवरी पर? हाँ, डिलीवरी पर। और डीमिंग फिक्शन ये पक्का करता है कि पोस्ट बॉक्स हमेशा एक ही माना जाएगा, आपकी होम ब्रांच। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो इस सारी दलील के हिसाब से जो जय बालाजी का मूल केस था वो भोपाल में चलना चाहिए था, क्योंकि पेई की होम ब्रांच वहीं थी। कहानी खत्म, है ना? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं पर इस मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक और? हाँ, कानून के हिसाब से केस भोपाल में ही चलना था, इसमें कोई शक नहीं। हुआ ये कि केस 2014 में यानी कानून बदलने से पहले कोलकाता में फाइल हुआ था। अच्छा, पहले का केस था। 2015 में जब कानून बदला तो शिकायतकर्ता ने खुद ही समझदारी दिखाते हुए केस को कोलकाता से भोपाल ट्रांसफर करवा लिया। अच्छा, तब तो सब ठीक हो गया, मामला सही जगह पहुंच गया। फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत आरोपी के लिए थी। जब तक केस कोलकाता में था वो काफी आगे बढ़ चुका था। आरोपी पर आरोप तय हो चुके थे, शिकायतकर्ता की गवाही भी दर्ज हो चुकी थी। अब इतने सालों बाद मामले को भोपाल में जीरो से शुरू करना, अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब एक कानूनी प्रक्रिया को सही करने के चक्कर में आरोपी को दोबारा पूरा ट्रायल झेलना पड़ता, ये तो उसके साथ नाइंसाफी होती है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही महसूस किया। यहीं पर हमें कानून और न्याय के बीच का फर्क देखने को मिलता है। सही बात है। कोर्ट ने माना कि इस स्टेज पर केस को भोपाल में दोबारा शुरू करने से आरोपी के साथ गंभीर पूर्वाग्रह होगा, यानी बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो कोर्ट ने क्या किया? एक तरफ तो उन्होंने खुद ही होम ब्रांच का इतना सख्त नियम बनाया, और दूसरी तरफ ये स्थिति थी। कोर्ट ने अपने असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दशरथ रूप सिंह राठौड़ नाम के एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा कि कभी-कभी प्रक्रियात्मक न्याय से ज्यादा जरूरी वास्तविक न्याय होता है। और आखिरी फैसला क्या दिया? उन्होंने आदेश दिया कि भले ही कानून ये कहता है कि केस भोपाल में चलना चाहिए, लेकिन न्याय के हित में ये मुकदमा कोलकाता में ही उसी स्टेट से आगे बढ़ाया जाएगा जहां से उसे ट्रांसफर किया गया था। कमाल है। हाँ,
ये एक बहुत ही अनोखा फैसला था, जहां कोर्ट ने पहले कानून की सही व्याख्या की और फिर उसी केस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उस व्याख्या से अलग हटकर फैसला सुनाया। उन्होंने ये दिखाया कि कानून की जीत हो, लेकिन किसी बेगुनाह की हार ना हो। वाह! तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकाउंट पेई चेक बाउंस मामलों में अब जुरिस्डिक्शन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। केस सिर्फ और सिर्फ पेई की होम ब्रांच वाली अदालत में ही होगा। बिल्कुल साफ। दूसरी बात, ये नियम फोरम शॉपिंग जैसी गलत प्रथाओं को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए ना कर सके। और तीसरी, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी, और तीसरी बात यह है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन न्याय उससे भी ऊपर है। हमारी अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ कानून की किताब को नहीं देखती, वो ये भी सुनिश्चित करती हैं कि किसी एक मामले में प्रक्रिया का पालन करते करते किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए। ये फैसला वाकई कानून और न्याय के बीच के एक महीन संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। एक तरफ एक सख्त नियम, मतलब होम ब्रांच वाला नियम बनाया गया ताकि हजारों मामलों में एकरूपता और निष्पक्षता आए। एक सिस्टम को सुधारने की कोशिश। हाँ, और दूसरी तरफ उसी एक फैसले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को अन्याय से बचाने के लिए उस सिस्टम के बनाए नियम को किनारे रख दिया। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक तयशुदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करना हमेशा ज्यादा जरूरी होता है, या किसी एक व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करना? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, और शायद यही हमारी न्याय व्यवस्था की खूबसूरती भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।